प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस में। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं यूपी पैट का। कोशिश करेंगे कि जो क्राइटेरिया है पेपर का उसके आसपास रहे और आपको सटीक जानकारी मिले कि पेपर कैसा आने वाला है। हमने मार्केट से 10 से 15 प्रैक्टिस सेट एनालिसिस करके फिर एक प्रैक्टिस सेट पकड़ा और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बोर्ड पे लिख रहा। हम बात कर रहे 10 नंबर की हिस्ट्री आएगी। इसमें कंप्लीट हिस्ट्री आ जाएगी आपकी, चाहे वो एंसेंट हो, चाहे मिडिवल हो, चाहे आधुनिक भारत हो। तीनों पार्ट 10 नंबर में कवर हो जाएंगे। 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन। इस पेपर का पैटर्न है 100 क्वेश्चन का, तो 10 क्वेश्चन में ख़त्म हो जाएगी सारी की सारी। बात करें 5 नंबर की आएगी ज्योग्राफी, ठीक है, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो। इंडियन ज्योग्राफी को फोकस किया गया है लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। 5 नंबर की इकोनॉमिक्स आएगी, कन्फर्म आ रही, हर पेपर के पैटर्न में डाला गया है, सिलेबस में भी है। 5 नंबर की आएगी पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी आपकी 5 नंबर में कवर करी गई। उसके साथ साथ 5 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे, सामान्य विज्ञान के, चाहे वो गैस से संबंधित हो, पार्टिकल संबंधित हो या ETC कुछ भी होगा तो 5 नंबर में कवर हो जाएगा। जनरल मैथमेटिक्स है, 5 नंबर का जनरल मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है। सामान्य गणित है, इसे आप अर्थमेटिक कह सकते हैं समझने के लिए। आगे बढ़े, 5 नंबर की रीजनिंग है। 10 नंबर का करंट बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे आप अब 20 आज 18 तारीख है, 6 दिन में इन 10 नंबरों को तैयार कर सकते हैं। तो करंट पे आप 6 बचे हुए 6 दिन में करंट पे फोकस करो। जो पेपर दिखा रहे पेपर देखो और बचे हुए 6 दिन में करंट पे फोकस करो पूरा। कोशिश करो करंट तुम्हारा तैयार हो जाए। स्टैटिक जीके और करंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये दोनों 5-5 नंबर के हो जाए, टूट जाए। स्टैटिक जीके में ये होगा कि आपसे ऐसी जीके पूछी जाएगी जैसे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी स्टैटिक जीके के अंदर आएगी। और 10 नंबर की आएगी सामान्य हिंदी, ठीक है। इसमें आपसे अनुलोम विलोम, उसके अलावा पर्यायवाची, तत्सम तद्भव ये पूछ सकता है। 5 नंबर की जो हिंदी आएगी उसमें 2 पैराग्राफ आएंगे या 1 पैराग्राफ आ सकता है। अनसीन पैराग्राफ मतलब एपट, जो आपने ना पढ़ा हो पहले, ऐसा कोई पैराग्राफ आएगा, उसी से फिर क्वेश्चन पुट अप करेगा और आपको जवाब देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश का। सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। इंग्लिश के सिलेबस को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने देखे हैं कोई भी ठीक से नहीं कह पा रहा कि क्या होगा, लेकिन पूरी संभावना है कि या तो 5 नंबर का अनसीन आएगा, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर 2 नंबर का अनसीन हो जाएगा, अनसीन पैराग्राफ, और 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ग्रामर से रिलेटेड। मोस्टली हो सकता है कि उसमें आपसे सिमिलर वर्ड पूछ ले या फिर अपोजिट वर्ड पूछ ले, ठीक है। तो पेपर की तरफ चलते हैं। ऐसा पेपर जो आपने पहले देख लिया उसी के बारे में बात करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछता चला जाऊँगा, उसके आसपास की या कोई मुश्किल चीज़ होगी तो उसके बारे में बात करता चला जाऊँगा। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि पहले आपके साथ डिस्कस करा जा चुका है पेपर, फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। इसके आसपास की कोई चीज़ होगी या फिर कुछ मुश्किल होगा तो आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, ठीक है, क्या है? मर्तों का टीला। आपसे डिस्कस हो रहा है, इसको कोई डाउट होगा पूछ लेगा मेरे से। प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचनाओं को किस नाम से लिखा गया, किस चीज़ में लिखा गया? ऑप्शन है प्राकृतिक पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ या चित्रलेखिया पाठ। ठीक है, पाली पाठ में लिखा गया। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सुल्तान के पद को समाप्त कर, मानने से इनकार कर दिया। पद तो समाप्त नहीं हुआ, पद तो 1923 या 28 के आसपास होगा जाके, ठीक है। बात करते हैं शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? एक बार पहले लूटा, एक बार फिर फरार होने के बाद लूटा। तो इस प्रकार शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। जिसे किसी क्वेश्चन में डाउट होगा वो मेरे से पूछ लेगा। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, मेरठ का जो क्रांति है वो सिपाही विद्रोह का उदाहरण है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये देखिए, ये स्टैटिक जीके का उदाहरण है, ठीक है। एनी बेसेंट थी, आपने सही जवाब दिया। महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया, किस वर्ष? नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन अफ्रीका में करा था, ध्यान रखना। महात्मा गांधी ने 1894 में,
महात्मा गांधी भारत कब आए? एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, कब आए? ठीक है, 9 जनवरी 1915 सही है बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा, समझ रहे, महात्मा गांधी के आगमन की खुशी में ही। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1940। ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्र सेनानियों को प्रेरणा के लिए दिया गया? एक उपन्यास है, ऑप्शन देता हूं, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना? ऑप्शन में दे रहा रंगभूमि, पद्मराग, आनंद मठ और परीक्षा गुरु। जो सन्यासी थे, सन्यासियों का जिक्र उसी में दिया गया, आनंद मठ में ही। तो आनंद मठ ही है वो उपन्यास। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रहेगा। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, सही कह रहे हैं आप, 7वां स्थान है। निम्न में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? हिमालय पर्वत ऑप्शन में, राकी पर्वत, अरावली पर्वत और एंडीज पर्वत। अरावली पर्वत मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं, थोड़ा सा डाउट है पर देखते हैं बाद में। हाँ, अगला सवाल है, होंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? नदियां आपको दे रखी, स्वर्णरेखा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा सही आंसर है। अगला है आपका ग्रांड कैनियन किस नदी पर है? ऑप्शन है मिसिसिपी, कोलोरेडो, कोलंबिया और ओहारिया। कोलोरेडो। ग्रांड कैनियन किस नदी पर है? नदी का नाम है कोलोरेडो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? हाँ, मैं ऑप्शन बोल रहा, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए और एक इसका कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पे कौन है? हाँ, जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई तब बताया था, अगर भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो भंडार सबसे बड़ा कनाडा के पास है, लेकिन पैदा करने में कजाकिस्तान नंबर 1 पे है और नंबर 2 पर है कनाडा। ठीक है। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान? दूध पूरी दुनिया में भारत के पास सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने का स्रोत है ना, तो इस कारण भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक दूध पैदा करने वाला देश है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप उत्पादन के स्रोत को देखें तो उससे भी अधिक भारत दूध पैदा कर रहा। ठीक है, तो कई बार हम अप्राकृतिक दूध बना के मार्केट में बेच दें तो वो भी काउंटिंग में आ रहा। आगे बढ़ते हैं। राजकीय कोषीय घाटे का अर्थ क्या है? राजकीय कोषीय घाटे का अर्थ, ऑप्शन बोलता हूं, सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व। क्वेश्चन आ गया इकोनॉमिक्स का। राजकीय सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, सरकार द्वारा कुल व्यय और सरकार द्वारा कुल ली गई उधार राशि। ठीक है, राजकोषीय घाटा है सरकार द्वारा लिया गया राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। अगर ये घट जाता है तो राजकोषीय घाटा काउंट हो जाता है। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? हाँ, उसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया? हाँ, थोड़ा सा डाउट है, 1950 में हुआ था, 51 नहीं, 1950 और 1950 और अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग। ठीक है, एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अब कितनी है? भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अब कितनी है? अब। ठीक है, अगर वर्तमान राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या पूछी जाएगी तो सही जवाब है आपका 12। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन पढ़ता हूं, लघु एवं वृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता, नंबर 2 निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की विद्यमानता, नंबर 3 प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, और नंबर 3 है उपयुक्त में से कोई नहीं, लास्ट वाला। ठीक है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होंगे तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत एक्सेप्टेड, बहुत पूछा गया पॉलिटी से क्वेश्चन। संविधान सभा ने भारत में संविधान को कब अंगीकृत किया? ध्यान रखना, संविधान लागू कब हुआ वो अलग और अंगीकृत कब हुआ वो अलग। तो सही है, सही जवाब है
26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर आपसे अंगीकृत शब्द पूछा गया तो 26 नवंबर 1949 होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। लोकसभा कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? ठीक है, केवल एक बार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होता है? 65। ठीक है, एक बार इसको फिर समझ लो। सर्वोच्च न्यायालय का 65 में, उच्च न्यायालय का 62 में और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय का 60 साल में रिटायर हो जाता है। ठीक है, तीनों का अंतर आप समझ गए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो पंचायत का कार्यकाल अब चल रहा है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत चल रहा है। और पंचायत का कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष का हो, विषम परिस्थिति में वो बढ़ सकता है, पहले 6 वर्ष का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्फ पर स्केटिंग, एक जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया। अगर हम बर्फ पे स्केटिंग कर रहे हैं तो यह किस बात को प्रदर्शित करता है? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है निम्न में से इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने करा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? आपसे पूछ सकता है प्रोटॉन, तो इसका जुगाड़ है ईट पर नाच। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन और ट फिर थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, रे फॉर रदरफोर्ड और ने फॉर न्यूट्रॉन और चैडविक। अगर आपको ये याद रह गया तो आप इसकी मदद से किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी को भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ठीक है, सही है, ये ठोस CO2 का रूप है। आपसे पूछ सकता है, एक्सेप्टेड सवाल है, जो हमारे रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, उसमें मंदक के रूप में किसे प्रयोग करा जा? मंदक के रूप में ना कह सके, शीतलक के रूप में कहिए। मंदक के रूप में तो क्रोमियम की छड़ होगी। और अगर आपसे पूछ लिया कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, तो क्रोमियम की छड़। लेकिन शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया जाए? तो यही प्रयोग किया जाए, शुष्क बर्फ को शीतलक के रूप में प्रयोग करा जाएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा तो ठोस CO2 वहाँ प्रोवाइड कर देंगे, जिससे टेम्परेचर उनके मानक के अनुसार कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ठीक है, 2 आते हैं, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। तो छोटी आंत सबसे बड़ा हिस्सा है पाचन तंत्र का, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन देता हूं, मस्तिष्क, फेफड़े, अस्थिमज्जा और हृदय। सही है, अस्थिमज्जा। इंग्लिश का भाई मुझे भी पता नहीं इंग्लिश का क्या है, पर अस्थिमज्जा को घर कहते हैं, लाल रक्त कणिका का, RBC का घर बोलते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं मैथ्स की तरफ। 60 तथा 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 60 तथा 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या। तो आपको करना कुछ नहीं है, 60 के बाद आने वाली, 60 तो अभाज्य है नहीं, आने वाली अभाज्य संख्या लिख लो। 61 है, 61 के बाद 67 है, 67 के बाद 71 है, 71 के बाद 73 है, 73 के बाद बस खत्म हो गया। इन सबको जोड़ दो और आंसर आपके पास होगा। ठीक है, अगर आपसे औसत पूछ ले एग्जाम में, होशियारी दिखा दे वो, और वो कहे कि 60 से 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत, तो इसे जोड़ के जितनी संख्याएं हैं इतने से ही भाग कर देना, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है A/B। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। A/B इक्वल C/D इक्वल 5 और आपसे 3A
प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसी से आप समझ जाएंगे कि a के इक्वल 5b है और c के इक्वल 5d है। कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा a के इक्वल 3 तो यहाँ था ही, यहाँ आ गया 5b, ठीक है, और c के इक्वल 5d है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नीचे 3b और 4d है जो का त्यों, ऊपर से कॉमन नजर आ रहा, 5 बाहर उठा लो। जैसे ही 5 को बाहर कॉमन लिया, अंदर 3b प्लस 4d और नीचे ऑलरेडी 3b प्लस 4d है, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा क्या? कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में इसे सिंप्लीफाई कराने जाए और इसे मैं इस तरह लिख लूँ तो ये वैल्यू है, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 1। डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर लो, यही आंसर आएगा। जो मेथड आपको समझ में आ जाए, जिससे बेहतर मानो, उससे कर लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस लघुत्तम पूर्णांक संख्या को, आपसे क्वेश्चन दिया गया है आपको, संख्या दी गई है 535, ये एक संख्या दे दी आपको 59,535, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लघुत्तम संख्या को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, उसके अंकों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन सुन लो, समझ लो। फिर वो ये कह रहा है कि इसमें किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, समझ रहे? फिर जो संख्या आ जाएगी उसके अंकों का जोड़ बताना आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया? आओ जरा देखिए, इसके फैक्टर कर दो। 5 से कटता हुआ नजर आ रहा आप, 1, 5 एकम 5, 5 नम 45, 0, 5 सते 35। ध्यान देना, कहीं कोई काटने पीटने में गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, अब 9 2 11 और 7 18, 3 से कटेगा, दिखाई दे रहा साहब, 3 से काट दो, 17 से नहीं कटने का। 3 तिया 9, आ जाओ, 3 तिया 9, बचे कितने? 2, 3 नम, बचे कितने? 2, हो गया 20, 3 छंग 18, 2 बचे, 3 नम 1, 3, 3, 3। अच्छा ठीक है, लो अब सही है। 1, 3, 2, ठीक है, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, 3 से फिर कट रहा है, तो 3 चौक 12, चौक 12 1। अब किससे कट रहा है ये? अब फिर 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सते 7 और 5 12, फिर 3 से कट रहा, 3 चौक और 3 नम और 7 सते और 7 एकम। पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़े ढूंढने पड़ेंगे। ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये दोनों जोड़े से बाहर है। इसका एक जोड़ा गायब है, यानी 1 5 गायब, और इसका एक जोड़ा गायब है तो 1 3 गायब। समझ रहे? इसका मतलब है कि 15 की से पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 15 की गुणा करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? आपको संख्या मिल गई 15, 15 से गुणा करना पड़ेगा तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा। और उसने पूछा था संख्या के अंकों का जोड़, यानी इन दोनों अंकों का जोड़, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6। बोलो समझ में आ रहा क्या? हो जाएगा? कोई डाउट नहीं है? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, बैठा दो इसे। जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखाई है उसी में क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हुई। संख्या में कितने % की कमी अथवा वृद्धि हुई, इस बात का निकटतम मान निकालना। प्रारंभ में 30% की वृद्धि, फिर 30% की कमी, बाद में फिर 30% की कमी हुई।
अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको सिखाया प्रारंभ में 30% की वृद्धि, बाद में 30% की कमी, माइनस 30 गुणा 30/100। बोलो कोई कन्फ्यूजन है क्या? केवल पहले दो पकड़े बस मैंने, प्रारंभ में 30% की वृद्धि, फिर 30% की कमी, क्या होता है देखते हैं। ये कट गया इससे, 9% कमी आई, ठीक है। उसके बाद 30% की फिर कमी हुई, तो -9 -30, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 9/100। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। माइनस के 39, यहाँ कितने बच गए? 2 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36.3। माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा? तो आपको आंसर दे रखा है लगभग, मैं लगभग दे रखा है 36% की कमी। आपको नियरली आंसर दे रखा 36% की कमी होगी। बोलो समझ में आया क्या? ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसे किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में हम परिवर्तन कर दें। हम लिख दें कि किसी आयत की लंबाई में 30% की कमी, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई उसके क्षेत्रफल में। या फिर हम दे दें कोई कमरा दे दिया हमने, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज होगी, तीनों चीज़ों में परिवर्तन करते हैं, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। तो पहले 2 के बीच का निकालेंगे, फिर तीसरे को इन्वॉल्व कर लेंगे बाद में, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, 17 संख्याओं का औसत 19, पहली 17 का, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्वेश्चन समझिए, 35 संख्याओं का औसत दे रखा आपको 22, कंप्लीट दे दी। स्टार्टिंग की पहली 17 का औसत दे दिया आपको कितना? 19, और बाद की 17 का दे दिया आपको 20। तो आपसे 18वीं संख्या पूछी गई है। अब ध्यान से देखो, अगर ये कंप्लीट संख्याओं को, सारी संख्याओं का औसत निकाल लूं तो टोटल निकालने के लिए हो जाएगा 35 गुणा 22। समझ रहे? ये पहली 17 का औसत निकाल लिया, बाद की 17 का निकाल लिया टोटल, यानी पहली 17 का 17 गुणा 19 और बाद की 17 का 17 गुणा। तो आप यहां एक चीज देख रहे, 17 दूनी 34 और एक, तो यहां मिसिंग है एक संख्या, ठीक है, 18वीं, वह यहां है। इन दोनों को जोड़ के और इसमें से घटा दो, 18वीं संख्या निकल जाएगी। बोले समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सिंपल समझ लो, 1 2 3 4 5, ये 5वीं तीसरी संख्या है। पहली 2 संख्या हमें दे दिया कि इन सभी 5 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। पहली 2 का औसत दे दिया 14 और बाद की 2 का औसत दे दिया 21। यह संख्या पूछ ले आपसे, तो 5 का 20 औसत आ रहा, तो 20 5 100 तो टोटल आ गया। इसमें यह वाली सम्मिलित होगी, पहली 2 का 28 जोड़ और बाद की 2 का 42, 28 और 42 जोड़ के 100 में घटा दो, तो ये 20 वाली निकल जाएगी। तो सेम कंडीशन ये है, 35 का जोड़ लो, पहली 17 का जोड़ लो, बाद 17 जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, 18वीं संख्या निकल जाएगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे लग रहा है आप खूब समझ रहे, ठीक है। यहाँ तक मैथ खत्म हो गया। अब चलते हैं हिंदी की ओर, हिंदी व्याकरण की ओर। एक क्वेश्चन दे रखा, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन दे रखे, अधिक व्यक्तियों के होने से काम बिगड़ना, दूसरा है अलगाव की स्थिति, तीसरा है खराब खाना बनाना, चौथा है आवश्यकता से अधिक। देखने से ऐसा लग रहा है कि अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना, पर इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि अलगाव की स्थिति है। हर आदमी अपनी अलग अलग डिमांड रख रहा, जब हर आदमी अपनी अलग अलग चॉइस रखेगा, अलग अलग डिमांड रखेगा, तो अलगाव की स्थिति हो जाएगी और उस कंडीशन में ये लोकोक्ति काम करेगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, जगत प्लस ईश यानी जगदीश में कौन सी संधि है? डीप क्वेश्चन चला गया।
ऑप्शन दे रखे विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यंजन संधि है। एक आदमी पीछे किताब खोला, देख कर बता रहा क्या? हाँ तो देख देख मत बताओ, देख का क्या फायदा फिर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से, अनल, पावक, व्योम और कृषाणु। व्योम। ठीक है, तो इन 4-5 दिन जो आपके पास बचे हैं इसमें थोड़ा हिंदी आप देखो, इसके बाद इंग्लिश का आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उसमें से आप एनसीन ढूंढना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा इंग्लिश से है, शब्द है एडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। हाँ, आपसे पूछा गया है कि इसका सिमिलर अर्थ, इसके समान अर्थ क्या होगा। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा अडेप्ट का मतलब क्या होता है। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल, जो अपने काम को कुशलता से कर सकता हो। आपको ऑप्शन दे रखे अलोन, स्किल्ड, अननोन, काइंड हार्टेड। तो जो अपना काम ठीक से जानता है तो स्किल्ड का आ जाएगा कि उसकी स्किल बहुत अच्छी है, तो वो स्किल्ड है। अगला है असेंट वर्ड। आपसे कुछ दिया गया, आपको वर्ड है ASCENT, असेंट। आपसे बोला गया है इस वर्ड का अपोजिट वर्ड बताइए। ऑप्शन सुन लो, DESCENT भी है और DECENT भी है। इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। ये कहाँ से आया? ये असेंडिंग से आया है, या असेंडिंग इससे आया कह सकते हैं आप इसे। इसका मतलब होता है आरोही। ठीक है, और इसका हो जाएगा अवरोही, माने डिसेंट। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिसेंट, DESCENT। ठीक है, मुझे लग रहा आप समझ रहे। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो, कोई डाउट हो तो बता दो, स्पीड ज़्यादा हो तो बता दो। नहीं है तो तुमने पहले पेपर कर रखा है तो इसलिए स्पीड ज़्यादा नहीं लग रही होगी। आगे चलते हैं, रीजनिंग की ओर चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है कि आपको इन्हें क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन दे रखा पत्र, उपग्रह, टेलीफोन, स्मार्टफोन। क्या चीज? फिर रिपीट बोल रहा, पत्र, उपग्रह, टेलीफोन और स्मार्टफोन। कैसे क्रम में लगा लो, वो तो आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा फिर। हाँ पर हाँ, सबसे पहले पत्र आए, उसके बाद उपग्रह। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था मुझे। हाँ, यहाँ सुनो बात को, सैटेलाइट उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डाउट, ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, ये डाउट कर रहा उपग्रह पहले आया कि मोबाइल पहले आया। ठीक है, अरे यार जान सुनो, यहाँ आपको पहले उपग्रह लाना है। आपकी जो किताब है ना वो पहले फोन ला रही, लेकिन यहाँ आपको पहले क्या लाना है? उपग्रह। फिर सिग्नल मिलेंगे आपको, सिग्नल मिलने का मतलब फिर आप, ठीक है। स्मार्टफोन बाद में आया, स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन प्योर ज्योग्राफी आनी चाहिए। क्वेश्चन रीजनिंग का है लेकिन ज्योग्राफी के बिना नहीं होगा। क्वेश्चन है महानदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी। आपको अलग बतानी है। 4 नदियां हैं, महानदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। इनमें से 3 नदियां जो है, सुन लो, तुम्हारा माइंड क्लियर कर देता हूं। इसमें से 3 नदियां जो है बंगाली खाड़ी में गिरती है और 1 नदी अरब सागर में जाती है, और वही अलग है। ताप्ती नदी है, कोई फायदा नहीं है रटने का चीज को। ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरेगी। मेरी जेब में है, निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती है? यहां दिन से मतलब है 24 घंटे, और 24 घंटे में 44 बार घड़ी की सुइयां सीधी कर दोगे, तुम कमाल कर दोगे भाई। ध्यान रखना, 12 घंटे में 11 बार होती है।
42। तो एक दिन में 24 घंटे हो गए, 24 घंटे का मतलब है 22 बार। ठीक है, जल्दी ना करो, दुर्घटना से देर भली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का ही है। सभी बर्तन चम्मच है। क्वेश्चन देखो, ध्यान देख दीजिए, सभी बर्तन चम्मच है। जो सभी आ गया ना वो अंदर आएगा, तो ये बर्तन है, ये चम्मच हो गया। ठीक है, इसी में अगला कथन दे रखा है, सभी कटोरे चम्मच है। सभी कटोरे यानी वो भी अंदर आ जाएगा। अब ये कहना मुश्किल है कि वो इसके बाहर है या इसके अंदर है। ये भी कटोरे हो सकता है और ये भी कटोरे हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, अब आपको निष्कर्ष बताना, कोई बर्तन कटोरा नहीं है। कोई बर्तन कटोरा नहीं है, ऐसा संभव हो सके? नहीं। कुछ, यानी पहले वाला तो गलत हो गया। कुछ बर्तन कटोरे हैं, हाँ बिल्कुल, कुछ बर्तन कटोरे हो सके। ठीक है, तो यानी, और ये दूसरे वाला जो है सही हो गया। और तीसरा है, कोई चम्मच, कोई भी चम्मच बर्तन नहीं। कोई भी चम्मच बर्तन नहीं, ये भी गलत। तो केवल बी राइट हो गया। बोलो समझ में आया क्या? कथन निष्कर्ष समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन है करंट से जुड़ा हुआ। आगे क्वेश्चन, वर्ष 2021 में जुलाई में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग कश्मीर में स्थित फायरिंग रेंज का नाम रखा? ठीक है, अभिनेत्री का नाम संदीप को बड़ा अच्छे से याद रहे, एकदम बता दिया। विद्या बालन है, सही है। विद्या बालन के नाम पर उन्होंने अपनी फायरिंग रेंज रखी जो गुलमर्ग में स्थित है, ध्यान रखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपसे, जुलाई 2021 में किस देश ने नया मौसम उपग्रह का नाम है FY-3E लॉन्च किया? ये किसी देश का मौसम उपग्रह है जो अब मौसम की बहुत सटीक जानकारी दे रहा, उस देश के लिए। देश का नाम बताओ। ऑप्शन है जापान, अमेरिका, रूस और चीन। तो चीन वो देश है जिसने अपना ये उपग्रह लॉन्च किया है इस नाम से। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका आंसर हमारे देश में यहाँ की रहने वाली एक बहुत प्रमुख महिला है। कौन है यूएसए के हमारे यहाँ पे? ये हुआ है रोम में। रोम इटली लिख सकते हो आप। ठीक है, रोम में आयोजन हुआ है इसका, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में संपन्न UEFA महिला चैंपियंस लीग फुटबॉल की है, ये 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? ये बार्सिलोना जीता है। बार्सिलोना ने हराया है किसको? चेल्सी को। बार्सिलोना ने चेल्सी को हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई? नहीं, UNCTAD, इसको अंकटाड कहते हैं। अंकटाड की अध्यक्ष कौन चुनी गई? नाम है रेबेका ग्रिन्सबर्ग पूरा नाम है। कोशिश करिए कि याद रहे। एक दिवस के आने की पूरी संभावना है, याद रखना। एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, एक दिवस कोई ना कोई दिन आपको मिलेगा जरूर। और कोशिश करना कि जिस महीने एग्जाम है उसके आसपास के महीनों में से कोई दिवस पूछा जाए। ठीक है, तो ये आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 बोला गया इसको, इससे पहले 1.1 2.0 आ चुका। फिर सुन लो, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री विकास योजना 3.0 तीसरे चरण में शुभारंभ देश के सभी राज्यों में कितने जिलों में करा गया? ये 600 जिलों में लागू करी गई 3.0 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, 2020 में युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? हाँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत कम, ये रेयर चांसेस है कि किसी भारतीय को ना मिला हो। ये भारत में ही पुरस्कार दिया जा, मोस्टली भारतीयों को दिया जा। मुझे लग रहा है शायद पहली बार ही किसी बाहर के व्यक्ति को मिला, और जिसे मिला बाहर का, उसका नाम है डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। डॉक्टर कैरोलिना अरूजो, ठीक है। ये जिस देश का डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में आज विख्यात माना जाता है, कौन सा देश है ऐसा? कौन सा देश है जिसका डिफेंस सिस्टम आज पूरी दुनिया लोहा मान रही कि बहुत छोटा देश है, लेकिन इजराइल, और वहीं की रहने वाली है, महिला है, और इन्हें, ठीक है, इस तरह गड़बड़ कर दोगे। एक क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो। एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, आपसे मुद्रा पूछ सकता है, मुद्रा किसी भी देश की, तो मुद्राएं अच्छे से पढ़ लियो, सबकी याद नहीं होगी तो इंपोर्टेंट देश की मुद्राएं पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी कौन सी है? हाँ, ध्यान रखना, श्रीलंका की 2 राजधानी है, कोलंबो, सिलोन, कैनेडी और महिला जयवर्धने, जबकि इसमें से कोई सी नहीं है। महिला जयवर्धने तो वहां के क्रिकेटर है, हाँ, श्री जयवर्धनेपुरा, ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरा है। ये श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है, व्यावसायिक राजधानी कोलंबो। ध्यान रखना, 2 राजधानी है, व्यावसायिक राजधानी और आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। मैंने एक को बता दिया, वहाँ के क्रिकेटर का नाम लूँगा, वही है क्रिकेटर ही। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्ण अवधि, उसके माता पिता से पूछना पड़ेगा। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉक की फिल्म कौन सी है? हाँ, पहली पूर्ण अवधि की फिल्म नाम है आलमारा, याद रखेंगे हम, ठीक है। एक किताब है द रेड साड़ी, ये किसके ऊपर लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है? किसके ऊपर लिखी गई है वो सुन लो आप। आपने ऑप्शन मांगे, किसके ऊपर लिखी गई है? ऑप्शन सुनो, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, और उसके अलावा आपका जयललिता, और उसके अलावा ममता मुखर्जी, ठीक है। एक तो होगा क्वेश्चन ये। एक किसने लिखी है ये भी सुन लो, ममता बनर्जी ने, जेवियर मोरो ने, मलाला यूसुफजई ने और नील मुखर्जी ने। पहले तो बात सुन लो, रेड साड़ी जो है सोनिया गांधी के ऊपर लिखी गई किताब है, ठीक है। सोनिया गांधी की बायोग्राफी मान लो इसे आप, है, और ये लिखी है जेवियर मोरो ने, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्टेड है। भारत दौरे पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? कुछ नहीं, डी आइजनहावर है, याद रखना, डी आइजनहावर। डॉक्टर एल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? है ना 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 ना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अक्षय, मेरा सवाल सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अक्षय निधि से किस क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया जाता? अक्षय निधि से अर्थशास्त्र का पुरस्कार नहीं दिया जाता बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। एक रामसर सम्मेलन हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है आर्द्र भूमि का संरक्षण, ठीक है। आर्द्र भूमि और उसके संरक्षण हेतु एक सम्मेलन करा जा,
फिलहाल इसका कोई मुख्यालय नहीं, इसका सम्मेलन नहीं करेगा संरक्षण हेतु। नहीं 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 नहीं, नाम आदमी के नाम पर नहीं है, मैं उम्मीद नहीं करता कि आदमी के नाम पर हो इसका मामला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी का आपको मिलेंगे 2 ग्राफ पैराग्राफ अनसीन जो आपने ना देखे हो पहले कभी, उनमें से आप पढ़कर आराम से उत्तर दे लोगे। मुझे उम्मीद है कि आप सही सही जवाब दोगे, वहाँ आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं सीधे सीधे आखिरी 20 नंबरों की। बहुत इंपॉर्टेंट ये 20 नंबर, और ये 20 नंबर आपके पाई चार्ट से आएंगे। ठीक है, पाई चार्ट समझने के लिए आपको आना चाहिए सबसे पहले परसेंट, प्रतिशत। दूसरा आपको आना चाहिए औसत। अगर आपको प्रतिशत और औसत आती है तो आप पाई चार्ट आराम से कर लोगे। फिर आप पाई चार्ट समझोगे, बस पाई चार्ट समझ लोगे तो क्वेश्चन होते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ बोर्ड पे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख देता हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको एक पाई चार्ट दिखा दिया गया। पाई चार्ट कह रहा पाई चार्ट आपसे बोल रहा कि इसमें 36 डिग्री परिवहन के नाम से, ये हिस्सा हो गया 24 डिग्री का, ये हो गया व्यापार। 108 डिग्री उद्योग, 72 डिग्री सेवा के लिए, और बचा हुआ 120 डिग्री कृषि के लिए है। ये आपको पाई चार्ट मिला। आपसे कहा गया कि इस व्रत में 5 भिन्न भिन्न रोजगार की कोणीय प्रतिनिधित्व को दर्शा रहा है। इन 5 क्षेत्रों में कर्मियों की कुल संख्या है 7,20,000। ये इतने कर्मी हैं, ठीक है, इतने कर्मचारी वहां काम कर रहे। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप सवाल समझिए आप। ठीक है, पहला सवाल है सेवा के क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी हैं। आपको परसेंटेज निकालनी है। सेवा के क्षेत्र में आप देखिए, सेवा में 72, ठीक है, तो आपको 72 अपॉन कितने डिग्री है, टोटल डिग्री लिखना है। ये पूरा व्रत कितना डिग्री बनाता है और गुणा कर देनी है 100 से, काम खत्म। 25% कर्मचारी जो है उस सेवा के क्षेत्र में काम करे। 25 से ज़्यादा 20, ये कटेगा इससे कितनी बार, 5 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार। तो 20% जो कर्मचारी है वो सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बोलो पाई चार्ट समझ में आया क्या? बिल्कुल सेम एज एक्सेप्टेड क्वेश्चन मिलेगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे। परसेंटेज आनी चाहिए। ये मैंने परसेंटेज सोल्व करी, नंबर टोटल मल्टीप्लाई विद 100, यही करते आए हैं परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, एक विद्यार्थी के 600 में से 306 नंबर आए, उसका परसेंटेज पूछा गया, तो 306 अपॉन 600 मल्टीप्लाई विद 100, तो ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कृषि, व्यापार और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत है? देखिए, कृषि, व्यापार और परिवहन, ये रहा तीनों, ये रहे, ध्यान से देखो, तीनों को जोड़ते ही 180 बने। ठीक है, समझ रहे? और 180 इस पूरे प्रक्रम का 360 होता है, आधा होता है, और इसका आधा 3,60,000 कर्मी। बोलो समझ में आ रहा क्या? आपको सोल्व ही नहीं करना क्वेश्चन, बस देखना, काम खत्म क्वेश्चन का। अगला है व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी कार्यरत है? व्यापार की तुलना में, व्यापार की तुलना में, व्यापार का व्यापार ये रहा और उद्योग ये रहा। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। ठीक है, अंतर निकालने का मतलब कितना हो गया? 108 - 24 अपॉन 360, और मल्टीप्लाई कर देना कितने से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा पाई चार्ट? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? हो जाएगा? ठीक है, एक आदमी टाइम देख लेना कितना टाइम हो गया वीडियो को, ज़्यादा लंबी भी खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत है? उद्योग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 108/360 मल्टीप्लाई विद टोटल मेंबर्स हो जाएगा। किसी का भी आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह आप आगे कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक तरीका तो ये है आपको पाई चार्ट मिलने का, एक तरीका और है आपके सामने, उसे भी समझ लो आप। एक आपको मिल सकता है बार ग्राफ। आपको किसी कंपनी का बार ग्राफ मिल जाएगा और उस बार ग्राफ की टेबल आपको दे देगा। ध्यान दो जरा, इस तरह का पाई चार्ट आपको मिल सकता है। ये देखो क्वेश्चन, ठीक है। दो कंपनियां हैं, उन दोनों कंपनियों के इनकम के की वैल्यू लिखी गई है, ए और बी कंपनी। या फिर हम लिख लें कि दो स्कूल है, स्कूल ए और स्कूल बी, और स्कूल ए और स्कूल बी में इस साल विद्यार्थियों की संख्या इतने इतने विद्यार्थी रहे हैं। तो यहाँ से एक्सेप्टेड क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, किस वर्ष दोनों स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है? जो विद्यार्थियों की संख्या है वो निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक होना चाहिए। आप इन दोनों का अंतर काट लो, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, जिस वर्ष अधिक होगा वो वर्ष यहाँ ऑप्शन में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी होगी? तो स्कूल बी के विद्यार्थी उठा लो, 1 2 3 4 5 और 6, सबको ऐड करो और 6 से डिवाइड कर दो, आंसर आपके पास होगा। किस वर्ष स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसकी तुलना में पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है? आप देखकर भी एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ बढ़े 50, यहाँ बढ़े कितने, यहाँ फिर 50 बढ़े, 150 बढ़े, यहाँ कितने बढ़े? तो साफ दिखाई दे रहा 2011 में सबसे अधिक है। हाँ, प्रतिशत वृद्धि। और प्रतिशत वृद्धि निकालने का तरीका ये है कि दोनों का अंतर बटे प्रारंभिक वैल्यू गुणा 100। बिल्कुल आओगी,
पर यहाँ दिखाई दे रहा साहब कि इसी वर्ष सबसे ज़्यादा होगा, निकाल कर देख लो चाहे। ये तो प्रथम दृष्टि में दिखाई दे रहा कि इस वर्ष ज़्यादा वृद्धि है। ठीक है, आप चाहो तो परसेंटेज निकाल लो, इसी में ज़्यादा बैठेगी। ये क्या कहना चाह रहा है संदीप? ये कहना चाह रहा है कि यहाँ अगर हम देखा जाए तो 50/550 गुणा 100 होगा। इससे अगले में 50/600 गुणा 100 होगा, लेकिन उससे अगले में 150 है। ध्यान से देखो, और अपॉन 600 और गुणा 100 किसी में नहीं मिलने का। तो वो देख के, उसे देख के पता चल रहा था, करने की जरूरत ही नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन पाई चार्ट के भी कर सकते हैं। आज मैंने आपके सामने पूरा 100 नंबर का पेपर अलग अलग पैटर्न से डिस्कस कर लिया। यहाँ मैंने डिस्कस नहीं किया आपसे क्या चीज़, यहाँ मैंने डिस्कस नहीं किया पैराग्राफ अनसीन, वो आप खुद देखेंगे, पढ़ेंगे और वहाँ से एक्सेप्टेड क्वेश्चन आएगा, उसे आप अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो पेपर का क्राइटेरिया है वो आपके सामने आ गया होगा, पेपर आएगा कैसा। ठीक है, बचे हुए दिनों में आपको 6 दिन में करंट पर फोकस करना है। पूरी कोशिश करनी है कि आपका करंट इन 6 दिन में कवर हो जाए। और प्रैक्टिस सेट भी अगर लगाने हैं तो करंट के अलग से लगाने हैं, अलग से करंट को देखना है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।